एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ध्रुव वेद एकेडमी। और आप हमेशा की तरह विक्रांत सर के साथ हैं। चलिए तो नए रिएक्शन की सीरीज़ को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, है ना। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने जो फेवरेस्काई रीअरेंजमेंट की स्टोरी पढ़ी थी, होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गई है। तो आज का जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा एग्ज़ाम में और ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा एग्ज़ाम में। इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, जिसका नाम आज मैं लेके आया हूँ, दैट इज़ कॉल्ड डार्जन रिएक्शन। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो डार्जन रिएक्शंस एक इनोलेट केमिस्ट्री की सीरीज़ की कहानी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, ज़रा बोर्ड पे ढंग से समझिएगा, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग मटेरियल ना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो बाकियों से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ज़रा बोर्ड पे ढंग से देखो। यहाँ पे हम अल्फ़ा हेलो एस्टर या फिर अल्फ़ा हेलो कीटोन्स लिया करते हैं। क्या लिया करते हैं? अल्फ़ा हेलो एस्टर्स, अल्फ़ा हेलो कीटोन्स। तो एक बात बताओ, दिमाग में चलेगा, अच्छा अल्फ़ा हेलो कीटोन्स की स्टोरी तो हमने अभी पढ़ी है ना, दैट इज़ कॉल्ड फेवरेस्काई रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ भी हमने अल्फ़ा हेलो कीटोन्स लिए थे। बात माने कोई? इसका मतलब सर आपने तो बोला था कि ये फेवरेस्काई की पहचान है ना, और यहाँ पे भी आप अल्फ़ा हेलो कीटोन्स ले रहे हो, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि अल्फ़ा हेलो कीटोन के साथ आप बेस लोगे, जो यहाँ भी लिया करते थे। यहाँ भी मान लो NOAT ले लिया है आपने, पर यहाँ पे कुछ नहीं होता था, फेवरेस्काई में कुछ नहीं होता था, पर डार्जन में क्या होगा, एक एस्टर, एक मान लो अल्फ़ा हेलो एस्टर है विद बेस है, या अल्फ़ा हेलो कीटोन की शुरुआत करते हैं। अल्फ़ा हेलो कीटोन्स के साथ बेस होगा और इसके साथ कोई एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अल्फ़ा हेलो कीटोन्स भी होंगे, बेस भी होगा, और अलग से एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे, नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन्स, जो यहाँ पे नहीं थे। इधर ढंग से देखना, मतलब फेवरेस्काई में क्या था, ओनली कीटोन, ओनली अल्फ़ा हेलो कीटोन्स थे बेटा। ओनली अल्फ़ा हेलो कीटोन्स के साथ क्या डाल दिया जाता था? बेस, और कुछ नहीं। ये बात याद है आप लोगों को? और अगर मेरे पास डार्जन रिएक्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फ़ा हेलो कीटोन होगा, बेस भी होंगे, और एल्डिहाइड भी होगा, कीटोन भी होगा। मतलब देयर इज अ 3 थिंग्स, ओके। यहाँ पे 2 थिंग्स। क्या मेरी बात आप समझ पाए? तो उस चीज़ में चाहे तो अल्फ़ा हेलो कीटोन्स ले लो या फिर अल्फ़ा हेलो एस्टर ले लो। तो अल्फ़ा हेलो एस्टर भी ले, तो अल्फ़ा हेलो एस्टर जब हम लेते थे तो फिर वो कहानी किसकी बनती थी, याद है? दैट इज कॉल्ड रिफॉर्मर्सकी रिएक्शन, जिसमें हम लोग अल्फ़ा हेलो एस्टर लिया करते थे। क्या मेरी बात याद है आपको? दैट इज अल्फ़ा हेलो एस्टर। पर अल्फ़ा हेलो एस्टर के साथ यहाँ पे हम जिंक मेटल का इस्तेमाल करते थे, और यहाँ भी हम एल्डिहाइड लिया करते थे। यहाँ भी आप क्या लोगे, अल्फ़ा हेलो एस्टर तो होंगे, साथ में यहाँ पे एल्डिहाइड भी होगा, पर इसमें बेटा बेस होता है। तो कन्फ्यूज़न है ना। अगर इसी में बेस की जगह जिंक डाल देते तो ये रिफॉर्मर्सकी बन जाता। अगर आपने यहाँ पे बेस डाला है तो ये डार्जन बन जाएगा। तो इसका मतलब चाहे तुम अल्फ़ा हेलो कीटोन लो या अल्फ़ा हेलो एस्टर लो, अगर तुमने बेस इस्तेमाल किया है और आपने एल्डिहाइड और कीटोनों को लिया है, तो वो एक डार्जन रिएक्शन के नाम से जानी जाएगी। समझना, अगर आपने अल्फ़ा हेलो कीटोन्स केवल लिया, ओनली बेस लिया, तो वो फेवरेस्काई के नाम से जानी जाएगी। दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होते थे। याद है आपको? ये क्या होते थे? इंट्रामोलिकुलर। क्या मेरी बात आपको याद है? ये ओनली इंट्रामोलिकुलर होते थे। और ये कहानी क्या होगी जरा बताओ? अगर आप अल्फ़ा हेलो कीटोन ले लोगे, बेस ले लोगे और एल्डिहाइड ले लोगे, तो इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन, बेस तो इनोलेट बनाएगा, फिर इनोलेट इस पर अटैक मारेगा। इसका मतलब ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन की स्टोरी हो सकती है। यहाँ पे देखो अल्फ़ा हेलो एस्टर है, तो ये रिजेंबल करने के लिए रिफॉर्मर्सकी से रिजेंबल करेगा इसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट, और यहाँ रिएक्टेंट किसे रिजेंबल करेगा? फेवरेस्काई से। तो डार्जन दोनों से रिजेंबल करता है, फेवरेस्काई से भी रिजेंबल करता है और रिफॉर्मर्सकी से भी रिजेंबल करता है। इसलिए इस तीनों को ना कंपैरिजन करके देखिएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बात कर ली थी, इससे बहुत पहले हमने इसकी बात कर ली थी। अब हम इनकी बात करेंगे ताकि आप इनमें क्या बनता है उसको समझ पाओ। तो एक बात समझना, तो इनमें जब भी रिएक्शंस करवाते हो ना, तो फाइनल मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी, नया मॉलिक्यूल अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी कीटोन, इस पे हमें फोकस करना है। किस पे? इपॉक्सी ग्रुप पे। अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी, अगर तुमने कीटोन से शुरुआत करी है तो कीटोन बनेगा, अगर तुमने एस्टर से शुरुआत करी है तो अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी एस्टर्स बनते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो चलो इन तीनों में मैंने आपको सिंपल कंपैरिजन बता दिया है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले एक बार ढंग से इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको यहीं पे परेशानी होगी, क्योंकि अल्फा एलो कीटोन्स भी रहेगा, अल्फा एलो एस्टर्स भी रहेगा, तो आप परेशान हो जाओगे कि रिफॉर्मेंस की है कि फेब्रस की है कि डार्जन है, इसकी उसकी किसकी सबकी हो जाएगी यहाँ पे। तो इसका मतलब आपको अपने रिएक्टेंट को ढंग से पहचानना पड़ेगा। अरे ये तो डार्जन का रिएक्टेंट है, अरे ये तो रिफॉर्मेंस का रिएक्टेंट है, और ये तो फेब्रस की रिएक्टेंट है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज द फर्स्ट लेवल, क्या बोल सकते हैं इसको, लेवल 1 करें शुरुआत। द लेवल 1 ऑफ डार्जन रिएक्शन, यानी इसकी मैकेनिज्म, इसको पहचानना और इसको क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे इसको रिप्रेजेंट करना। जरा बोर्ड पे देखो, मान लीजिए हमें यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मैंने लिया है वो अभी मैंने एक कीटोन से शुरुआत करी है, दैट इज अल्फा एलो कीटोन, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है एक बेस NaOET, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने डाल दिया बेंजल्डिहाइड, और बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट A। ठीक है, तो अभी अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे NaOET डाल करके केवल छोड़ देता तो शायद आप लास्ट लेक्चर को समझ पाए होंगे। तो लास्ट लेक्चर में आपने NaOET डाला था तो आपको समझ में आ गया था ये अल्फा एलो कीटोन और ये NaOET दैट इज द फेब्रस का रीअरेंजमेंट, और इसकी मैकेनिज्म हम लोगों को पता है, पक्का पता है। अब अगर ये डार्जन रिएक्शन की बात हो गई तो क्या होगा, जरा बोर्ड पे देखना। यहाँ पे चूंकि क्या है, यहाँ पे एक और एल्डिहाइड पड़ा हुआ है, तो समझो मैंने बताया था कि इन दोनों H में से ज़्यादा एसिडिक H तो यही वाला है, वो आप भी मानते थे लास्ट लेक्चर्स में, लेकिन आपने इस फेब्रस में इसको क्यों लिया था, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होती थी। पर एक बात बताओ, डार्जन में ऐसा है क्या, डार्जन में इंट्रा करने की जरूरत है? डार्जन में तो इंटर हो सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ माइनस बने और अटैक इस पे हो सकता है। अरे कीटोफॉर्म में इलेक्ट्रोफाइल तुम्हें दिया हुआ है कि नहीं? इसका मतलब यहाँ जो आप पढ़ते आए थे कि H कहाँ से निकलेगा, जहाँ मोर एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको रिएक्शंस करने के लिए दूसरा मॉलिक्यूल है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जरा बोर्ड पे ढंग से देखना, यहाँ से H निकलता है, इनोलेट बनता है, ये सब करते आए हो ना यार, ये इनोलेट बनता है, वहाँ पे ये इनोलेट बनता तो था पर ये इनएक्टिव था, पर ये एक्टिव रहेगा, मेजर रहेगा। इसका मतलब यहाँ से फिर क्या होगी बताओ, यहाँ पे वी हैव C डबल बॉन्ड O PH H, इसका मतलब वी हैव अ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल बोथ। अटैक कराओ, कराओ अटैक, बॉन्ड ओपन करो, करोगे, यहाँ पे क्या बनेगा देखो इधर, ये कीटोन, यहाँ कीटोन दोबारा रिजनरेट हो जाएगा, जरा बोर्ड पे देखते रहना, यहाँ फिनाइल रह जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा चलो O पे माइनस, और यहाँ पे क्या होगा Cl। अब तुम्हें बताओ, यहाँ पे न्यूक्लियो लिविंग ग्रुप है और O माइनस है, यू विल अटैक इंट्रामोलिकुलरली, Cl यहाँ से बाहर, और जैसे Cl यहाँ से बाहर होगा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ये तो कीटोन हो गया, और बीटा और अल्फा पोजीशंस पे क्या बन गए, दैट इज द अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन, अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन। क्या हमारी बात आप समझ पाए? तो सिंपल है ना यार। फेब्रस में तो लफड़ा भी था, फेब्रस में हम उस H को लेके जाते थे जहाँ पे एसिडिटी कम थी, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन थे, पर ये तो इंटरमोलिकुलर है ना, आपको न्यूक्लियोफाइल के सामने इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या करना है, हमें उसी H को लेके जाना है जो एसिडिक ज़्यादा है, वो ज़्यादा बनेगा, रिएक्शन में आगे प्रोसीड जब करेगा तो वी हैव इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन बन जाएंगे। क्या हमारी बात आप समझ पाए? पक्का ना बेटा, पक्का। आगे बढ़े तो यानी अगर हमारे पास कीटोन है तो दैट विल बी अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन, पक्का। और अगर मान लीजिए मेरे पास एस्टर होता तो क्या होता, इसी को थोड़ा ढंग से देख लीजिए। अगर अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर होता तो होता क्या, ये पिछले साल नेट में आया हुआ क्वेश्चन भी है, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर सीरीज जब लेके आऊंगा। तो इफ वी हैव अल्फा बीटा एस्टर एंड यहाँ पे मान लो Br लगा हुआ है, and if we have a sodium ethoxide and if we have a benzaldehyde, is it reformers की रिएक्शन? नो ना, पक्का ना यार, क्योंकि रिफॉर्मर्स के लिए we have जिंक, और जिंक एंड एल्डिहाइड तेरा बहुत कॉमन हो जाएगा। ये रास्ता रिफॉर्मर्स का है, ये रास्ता फेब्रस का है क्या? नो, फेब्रस में ओनली कीटोन लेते हैं। डार्जन है, क्या करेगा ये, एस्टर में तो कोई लफड़ा ही नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते हैं। यस, इनोलेट बनाओ, अरे बना लोगे क्या, एस्टर का इनोलेट बनेगा यहाँ पे Br। पर देखो फेब्रस की रिफॉर्मर्स में क्या होता था, जिंक किसको हटाता था तो Br भी हट जाता था, वहाँ Br इंटैक्ट नहीं रहता था। पर जब हमारा डार्जन होगा तो NaOH को बाहर निकालेगा, इनोलेट बनाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिला हुआ है, एल्डिहाइड, न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, इलेक्ट्रोफाइल भी मौजूद है, अटैक कराइए ना, क्या फर्क पड़ता है, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर। यानी यहाँ पे आप देखोगे दैट इज OET
और यहाँ पे बच्चा मिलेगा फिनाइल, और यहाँ पे क्या मिलेगा O पे माइनस, यहाँ पे क्या है Br। ओ हो फिर से वही कहानी, O माइनस पे अटैक, Br घर से बाहर। जैसे Br घर से बाहर हुआ क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या मुझे बता सकते हैं आप लोग? यस, दैट इज अ इपॉक्सी एस्टर। यानी इफ वी हैव अ alpha halo ester base and aldehyde, then nucleophile will generate and then it will attack on aldehydic form, और जब aldehydic form पे जनरेट करेगा तो क्या होगा, अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर बन जाएंगे। पक्का ना, समझ गए बात को? तो इस बात को समझ लेना, ये जनरली एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए आता है। रिफॉर्मस की, फेब्रस की और डार्जन, तीनों में एक जैसी कहीं कहानियाँ होती हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आपकी कहानी है अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर बनाने की। तो क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो? पक्का ना, आगे बढ़े। तो इस लेवल 1 में बस आपको एग्जाम में क्या दिया हुआ रहेगा, देखते रहना। एग्जाम में मान लीजिए आपको दिया हुआ इस तरीके से चीज़ें आपको दी गई होगी, यहाँ पे OET लगा करके दिया गया होगा, यहाँ पे ऐसे लिख देगा बच्चा NOET और यहाँ पे CH2O। सोचना पड़ेगा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो क्या करोगे आप बताओ, NOET है, यहीं से आपका यूनिट बनाएंगे। ओ अल्फा हेलो एस्टर है ही नहीं, बनाना पड़ेगा, अल्फा हेलो एस्टर आपको लेना होगा। तो अल्फा हेलो एस्टर आपके पास मौजूद है, आप यहीं से कहानी शुरू करोगे, यूनिट बनाओगे, अटैक कराओगे। फाइनली आपसे कोई प्रोडक्ट पूछेगा तो यू शुड आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ जो फाइनल स्ट्रक्चर बना है दैट स्ट्रक्चर इज दैट। यहाँ पे कार्बन एक्स्ट्रा आएगा ना, क्योंकि अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर बन जाएंगे। पक्का कर लोगे मैकेनिज्म, कर लोगे ना? लेवल 1 के कुछ क्वेश्चंस कर लेना बच्चा लोग। देखो इधर, अल्फा हेलो कीटोन, वी हैव अ NaOET एंड वी हैव अ बेंजल्डिहाइड, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? कर लोगे, यूनिट बनाओगे और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है दैट प्रोडक्ट विल बी इपॉक्सी और यहाँ पे फिनाइल। मैकेनिज्म प्रपोज कर लेना यार, क्या दिक्कत है? पर एग्जाम में पहचान तो जाना, अरे एग्जाम में पहचान जाना यार। इसका रिजेम्बलेंस किससे कराएगा? जिंक डाल करके फर्स्ट फॉर्मल्डिहाइड करा लोगे इसको, दैट इज द रिफॉर्मस की पार्ट। यहाँ पे ओनली NaOET डाल दे, दैट इज अ फेब्रस की पार्ट। पक्का समझ गए? तो ये तुम्हारा डार्जन रिफॉर्मस की, फेब्रस की। पक्का समझ गए? क्योंकि इसमें ये फोर्स क्यों मैं ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फेब्रस की के साथ रिजेंबल हो सकता है, डार्जन के रिफॉर्मस की के साथ रिजेंबल हो सकता है। लेवल 1 क्रॉस पक्का पहचानना और मैकेनिज्म ड्रॉ करना, मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो डार्जन की स्टोरी में आपको लेवल 1 में ये बात समझनी होगी। अब कहानी है लेवल 2 की। व्हाट विल बी द स्टोरी ऑफ लेवल 2? लेवल 2 तो जरा बोर्ड पे देखो, लेवल 2 में क्या होगा? इफ वी हैव अ अल्फा हेलो एस्टर्स, मान लो अभी मैंने आपको सवाल दिया था, अल्फा हेलो एस्टर मेरे पास था, है ना, Br लगा के दिया गया था मान लो, और यहाँ पे भी हैव अ फर्स्ट NaOET एंड PHCHO, ये था। तो तुम अभी देख रहे थे, क्या बना रहे थे? अगर तुम मैकेनिज्म्स के थ्रू जाओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट, शायद दिस वन बना लोगे मैकेनिज्म। पक्का ना, पहचान में आ जाएगा, बेस एल्डिहाइड अल्फा हेलो एस्टर, फिर डार्जन रिएक्शंस की स्टोरी चल रही है, ये बन गया है। अब लेवल 2 में क्या होगा? वो यहाँ रुकेगा नहीं, लेवल 2 में आपको दे देगा सोडियम, बताओ, हाइड्रोक्साइड। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया तो याद रखना, अगर हमारे पास एक एस्टर है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या करेगा? हाइड्रोलाइज बेस बनाकर इसको हाइड्रोलाइज करके क्या बना देगा बताओ? एसिड। और आपको पता है ये एसिड के फॉर्म में रहेंगे नहीं, पक्का O- के फॉर्म में रहेंगे। और इसी समय क्या होगा, जरा बोर्ड पे ढंग से देखना, एक तरीके से ये फ्रेगमेंटेशन की तरह काम हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन बोले तो बोर्ड पे देखो, इधर देखो, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, ये अलग टाइप का डिकार्बोक्सिलेशन, यहाँ से CO2 रिलीज होगा। पर जब ये रिलीज होगा तो बनाएगा क्या, जरा बोर्ड पे देखना। ये बॉन्ड यहाँ पे देखो इधर बच्चा, ये कार्बन है, इधर देखते रहना, ये कार्बन, क्योंकि इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा कि नहीं टूटना पड़ेगा बोलो? तुम बोलोगे सर इसको ऐसे तोड़ें, नहीं, इसको इसी तरीके से तोड़ो। अब तुम बोलोगे सर इसको इधर की ओर लेके आ रहे हो, तो कोई बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? हाँ तोड़ेंगे ना, ये इपॉक्साइड की रिंग ओपन हो जाएगी। तो जरा बोर्ड पे ढंग से देखना, यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे O- है, जैसे बॉन्ड टूटेगा यहाँ से CO2 निकलना शुरू होगा, कार्बन कार्बन के बॉन्ड टूटे क्योंकि इपॉक्सी की रिंग है, ये रिंग ओपनिंग में चली जाएगी। और यहाँ पे क्या बनेगा, जरा बोर्ड पे ढंग से देखने का। यहाँ पे कार्बन O था, देखो इधर, यहाँ C डबल बॉन्ड O बना हुआ है। यहाँ पे जरा बताओ, यहाँ अल्कीन बन गई होगी,
और अगर अल्कीन बन गई होगी तो O पे माइनस यहाँ पे आया होगा और जिस बेस ने इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट किया होगा उस बेस से वापस इसको क्या करोगे, प्रोटॉन को वापस दे दोगे। और जैसे प्रोटॉन को वापस दोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, दैट इज अ इनॉल। और इसी इनॉल को फिर क्या करना होगा, टोटोमराइज। ओ माय गॉड, टोटोमराइज देखो इधर, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। तो फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोडक्ट विल बी दैट एल्डिहाइड। क्या हमारी बात आप समझ पाए? तो अगर उसने लेवल 1 तक बात करी तो यहीं तक छुड़वा देगा आपको, लेवल 1 एंड हियर लेवल 2 स्टार्ट फ्रॉम देयर। NOH एक अल्फा बीटा इपॉक्सिक एस्टरो में अगर तुमने NOH को डाल दिया है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड टूट निकल जाते हैं और कार्बन कार्बन के बॉन्ड फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होकर के इनोलेट आयन बना देते हैं और वही इनॉल कन्वर्ट होकर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट बेटा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अल्फा हेलो एस्टरो को जब इपॉक्सी कीटोनों में कन्वर्ट किया, सॉरी इपॉक्सी एस्टरो में कन्वर्ट किया जाता है, देन आफ्टर बेसिक कंडीशंस दे विल रिंग ओपनिंग एंड फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस। सो बी अवेयर फ्रॉम दिस। पक्का कर लोगे ये? चलो बोर्ड पे देख लेना, ढंग से इसको नोट कर लेना। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको किस तरीके से आगे लेकर के चल रहे हो। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अल्फा को हम अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटो एस्टरो को हम रिंग ओपनिंग के लिए लेके चले जाते हैं। अब लेवल 2 की और बात कर लेते हैं, जरा देखो। इफ़ वी हैव लेवल 2 में ही बात कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको दिया था अल्फा हेलो कीटोन, पक्का यहाँ पे डाल दिया था बच्चा लोग, देखो NOET। अगर केवल इसको छोड़ देता तो फेवरस का रीअरेंजमेंट कर चुके हैं हम लोग। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे PHCHO डाल दिया, क्या डाल दिया, PHCHO, तो आपको पता है यहीं से क्या बनेगा, इनोलेट बनेगा ना, और यहीं पे अटैक होगा और यहीं पे आपको मिलेगा ये ग्रुप। क्या मेरी बात आप समझ पाए? मैकेनिज्म करके बना लेना नहीं यार, बार बार मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है क्या? नहीं यार, कर लेना इसको। अब बताओ यहाँ पे अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन, अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन कहाँ पड़ा है? नेट वाले बच्चे, जैम वाले बच्चे, तुम्हें इसकी बस यहीं तक रखने की ज़रूरत है। लेवल 1 क्रॉस किया, दैट्स ऑल। पर इसके लिए लेवल 2 क्या होगा जरा बताना। क्या तुमने पढ़ा था? मैंने बताया था हाइड्रोजोन NH3 NH3S फास्ट, याद आया कुछ? एसिडिक एसिड, इसेन-मोजर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, इसेन-मोजर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस। देखो फ्रेगमेंटेशन की सीरीज जो चल रही थी, जैम वाले बच्चे तुम्हें गौर करने की जरूरत नहीं है, पर नेट और गेट वाले बच्चे तुम्हें गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन किसकी स्टोरी बन जाती थी? कौन सा रिएक्टेंट अगर हाइड्रोजन डाल दिया तो क्या होता था? आप ही बताओ। टोसिल हाइड्रोजन बनते थे? अरे बनते थे ना यार। यहाँ पे NH, यहाँ पे TS, क्या याद है आप लोगों को बात? और यहाँ पे O, यहाँ पे PH था, याद है? कुछ नहीं किया तो लोन पेयर ही बना देते, तोड़ देते थे इसको। इसेन-मोजर फ्रेगमेंटेशन याद है सबको? नहीं याद है तो दिक्कत होगी ना, याद करनी चाहिए ना आप लोगों को। बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, PH है, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे O पे माइनस बन जाया करता था, याद करो। और यहाँ पे जब N पे प्लस चार्ज आता था, ये सब मैकेनिज्म है फ्रेगमेंटेशन की सीरीज में बता चुका हूँ, तो आप लोगों को तुरंत याद आना चाहिए। H को निकालो यहाँ से, H को यहाँ ट्रांसफर करो। उसके बाद क्या होता था बताओ? यहीं लोन पे मूव करते थे, यहाँ से बॉन्ड ट्रांसफर होता था, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन चुका था ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है। फिर जब इसको तुम इस तरीके से तोड़ते थे तो यहाँ से N2, यहाँ से TS बाहर हो जाता था। तो इसका मतलब यहाँ जरा बताओ क्या बनेगा? यहाँ क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड आता था, अल्काइन बनते थे ना, पक्का याद है ना यार? और यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो यहाँ H और यहाँ पे PH। दिस इज व्हाट बताओ? दिस इज इसेन-मोजर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, पक्का याद है? इसेन-मोजर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस को कोलैबोरेट किया जा सकता है डार्जन रिएक्शंस के साथ, क्योंकि डार्जन रिएक्शंस की फाइनल स्ट्रक्चर अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन बनते हैं, और जब अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन आता है तो वो इसेन-मोजर फ्रेगमेंटेशन की स्टोरी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, और अगर अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर आएगा तो वो कार्बोक्सिलेशन की स्टोरी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो दैट इज द की पॉइंट, यू शुड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। पक्का आगे बढ़े? चलो गुड, कर लोगे? पक्का करना ही पड़ेगा। और कोई तुम्हारे पास ऑप्शन है तो बताओ, ऑप्शन है तो ज़रा हमें बता दो। नहीं है ना? तो फिर शांति से करते चलो इसको। चलो वेरी गुड। अब मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ क्लेडन, जो आपको करने चाहिए। कुछ सवाल मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, यू शुड अंडरस्टैंड, और आपको करते रहना चाहिए। वो सवाल क्या क्या है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है, देख लो
कुछ क्वेश्चंस कर लेना आप। जैसे ये आपका लेवल 3 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? लेवल 3 का। लेवल 1 लेवल 2 क्रॉस पक्का। आगे बढ़े। देखो अगर मान लीजिए एक सवाल आपको दिया गया है, दैट इज अ क्वेश्चन PH C डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl है पक्का, और यहाँ पे आपको बोला गया है कि दैट इज द क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मिला है दैट इज अ ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड CHO एंड यहाँ पे है OH। फाइन। यहाँ पे है ETO, यहाँ है इथेनॉल। समझे? द प्रोडक्ट इज दैट, ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल बी द मैकेनिज्म? कैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे? आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द मैकेनिज्म, तो एक बात बताओ मैकेनिज्म क्या होगी? तो दैट इज द क्वेश्चन कि अगर मैं इसको मैकेनिज्म दो तरीके से सॉल्व करूँ, दो तरीके से। कौन कौन सा तरीका? पहला तरीका डार्जन के थ्रू लेके चलो, क्योंकि बताओ ये क्या है? अल्फा हेलो, क्या बताओ अल्फा हेलो कीटोन है कि नहीं है? पक्का अल्फा हेलो कीटोन और एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो बेस अगर इस H को लेकर के जाएगा, क्योंकि कुछ बेस तो यहाँ भी इस्तेमाल हो जाएंगे, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन भी हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब अगर यहाँ से कुछ डिप्रोटेंट फॉर्म में रहा कोई बात नहीं, कुछ यहाँ से अगर H चले गए तो बताओ यहाँ पे तुम ही बताओ क्या होने वाला होगा? इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो अटैक होगा इस कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बन जाएगा ना यार, ये तो तुम करते आए हो, मैकेनिज्म बना लेना। डार्जन के अकॉर्डिंग के चलोगे तो क्या होगा? माइनस बनेगा, यहाँ O माइनस बनेगा और O माइनस Cl को बाहर निकाल के ये बना देगा। अरे कैच कर लेना, लेवल 1 क्रॉस कर चुके हो, अगर नहीं हो तो फिर से देखना उसको। यहाँ क्या पड़ा हुआ है? O माइनस। मुझे ये मैकेनिज्म, ये प्रोडक्ट बनाना है, तो अगर मुझे डार्जन के रास्ते से चलूँगा तो यहाँ O माइनस बनेगा। अब यही O माइनस रिंग ओपनिंग करा सकता है कि नहीं करा सकता बताओ? इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह काम होगा। अगर ये अटैक कर गया तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? आप ही बताओ ना यार। यहाँ देखो रिंग बनाओ, 1 2 3 4 5। ऑफकोर्स 5 की रिंग हमें भी चाहिए थी, मिल गई 5 की रिंग। इसका मतलब जैसे ही 5 की रिंग मिलेगी, आप मुझे बताइए यहाँ पे वी हैव 5 मेंबर्ड रिंग। यस वी हैव 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे जरा बोलो 5 4 3 2 1, और 4 पे क्या लगा होगा? O पे माइनस, और यहाँ पे क्या होगा? C डबल बॉन्ड OPH। बात समझ गए होंगे शायद आप। अब जैसे बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो इसको वापस दो OH, और वापस अगर कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है तो बताओ H यहाँ पे, यहाँ OH, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया होगा, बेस डाला होगा, तो इसका मतलब वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग ऑल्सो। यहाँ भी हमारे पास क्या बना होगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्योंकि ये कार्बन 5 था, यहीं पे क्या बना होगा? C डबल बॉन्ड OPH। तो अगर डार्जन मैकेनिज्म से चलेंगे तब भी ये प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि डार्जन से इपॉक्सी कीटोन बनेगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस हो जाएगी, देन आफ्टर डिहाइड्रेशन एरोमेटाइज, क्योंकि और आप इसको ऐसे बना सकते हो ना, रेजोनेंस करा करके बेंजीन की रिंग बना देना, क्या दिक्कत है? दोनों रिंग एरोमेटिक फॉर्म में रह जाएंगी पक्का। तो ये कहानी है लेवल 3 के क्वेश्चन की, जिसको आपको ढंग से याद रखना भी पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं नेट के पेपर के लिए। और कभी कभी इसके मैकेनिज्म को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है? देखो मैकेनिज्म है, प्रपोज करना है, हमें रिएक्टेंट दिया है, तो डार्जन मैकेनिज्म से भी चल सकते हैं और विदाउट डार्जन भी चल सकता है। क्यों? हो सकता है बेस ने इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट किया हो, देखो इधर O माइनस बना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Cl घर से बाहर हो सकता है ना। और जैसे Cl घर से बाहर हुआ, ये PH, यहाँ देखो बच्चा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपके पास बेंजल्डिहाइड का ग्रुप लगा, मतलब CHO ग्रुप लगा हुआ है। तो एक बात समझो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये बन गया पक्का। अब दोबारा से क्या हो सकता है? अल्डोल कंडेंसेशन की तरह, ये आपके पास H है, कीटोन है ना, ये R कीटोन है, यहाँ से बेस बनाया, अटैक किया, बॉन्ड ओपन, क्योंकि जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया बॉन्ड बना, फिर बेस आया, फिर से H को बाहर निकाला, अटैक किया, और जैसे अटैक किया तो बताओ 5 मेंबर्ड रिंग बन गई होगी। अरे बन गई होगी ना यार, अब तो इतना तो कैच करने लगे होगे। यहाँ पे O, यहाँ पे आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस वी हैव अ 5 मेंबर्ड रिंग। यहाँ देखो इधर देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो बताओ यहाँ से क्या होगा? O पे माइनस, और 3 पे क्या है? C डबल बॉन्ड OPH। अब वापस वही बात हो जाएगी यार, कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है? ये OH होगा, यहाँ H होगा, मिटा करके यहाँ पे एल्कीन बना देना। कैच करना पड़ेगा, ये सब पुरानी बातें हैं, क्योंकि मैं अब फास्ट यूँ हुआ हूँ क्योंकि मैंने पुराने टाइम पे इसको बहुत स्लो चीज़ों को समझाया है, तो आज तो ये काम कर सकता हूँ ना यार मैं। चलिए, तो इसका मतलब दिस इज द डार्जन रिएक्शंस का लेवल 3। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, पक्का ध्यान में रख लोगे। तो अब
तो एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था फेवरेस्काई का, यहाँ तक डार्जन दैट्स ऑल हो गया है। दिस इज ऑल अबाउट डार्जन रिएक्शन। सिंपल बातें थी वो मैंने खत्म कर दिया है। तो देखो एक क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने एक सवाल दिया था, दैट क्वेश्चन इज कि थोड़ा सा मैंने फेवरेस्काई रिएरेंजमेंट का जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया था उसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ी हो गई थी। वो गड़बड़ी क्या थी वो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, क्योंकि सवाल में थोड़ा गड़बड़ी क्या था। अपना फ़ोन देना। वो सवाल क्योंकि आप लोग परेशान हो गए थे, वो क्लेडन का ही क्वेश्चन था, पर मेरे कुछ मैथिल ग्रुप ना थोड़े से अलग थलग हो गए थे, तो इसीलिए उसको एक बार ढंग से देख लो। अब आप शायद बना लोगे, क्योंकि बच्चों ने कमेंट करके बताया और मुझे भी लगा कि हाँ यार बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और मैंने जब दोबारा से सवाल को देखा, द क्वेश्चन इज दैट। तो ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल था फेवरेस्काई रिएक्शंस का। जो सवाल मैंने आप लोगों को अपलोड करने के लिए कहा था वो क्वेश्चन ये था, ये आपका स्टार्टिंग था। और फाइनल स्ट्रक्चर आप लोगों का जो बनता वो ये बनता है ना। बना लिया होगा सब लोगों ने शायद। देखो दैट विल बी द प्रोडक्ट। तो मैंने उस समय मेथड को यहाँ लगा के दे दिया था। जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो सही है, उसकी चिंता मत करिए। जो आपने बनाया होगा वो बिल्कुल सही होगा। पर हाँ, एक्चुअल क्वेश्चन ये था, जो मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शन में ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, पक्का? चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ तक डार्जन की स्टोरी खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमेशा की तरह शेयर करिए इसको बच्चों लोग। थैंक यू सो मच।